हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल न्यू लाइट नीट पर। बच्चों, आज नीट मॉडल 25 के फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्यूशंस और डिस्कशन के साथ एक बार हम लोग फिर से चर्चा करने चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं पेपर बहुत शानदार रहा होगा। आप फाइनल एग्जामिनेशन के बिल्कुल करीब हैं। तो बच्चों, जहाँ जहाँ सिली मिस्टेक्स हुई हैं या आपको केवल ये मैच करना है कि कहीं हमारी अप्रोच एक रेगुलर अप्रोच या शॉर्टकट अप्रोच से कमज़ोर तो नहीं है, तो सोल्यूशन देखते चलिए, मैचिंग करते चलिए। बच्चों देखिए, पहला सवाल जो वेक्टर्स वाले टॉपिक से है, इसमें कह रहा है ए क्रॉस बी, दो वेक्टर के क्रॉस का मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर है। तो आपको याद होगा बच्चों, दो वेक्टर ए और बी, उनके बीच अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो दोनों के क्रॉस का रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। और डायरेक्शन जरूर आती जो ए बी के परपेंडिकुलर होती, मगर इन्होंने मैग्नीट्यूड ले रखा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमारे हिसाब से ए बी साइन थीटा, और इनके हिसाब से ये ए बी दिया हुआ है। कंपेरिजन किया फार्मूले और इनकी गिवन कंडीशन का, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। ये बच्चों याद कीजिए, ये साइन 90 की वैल्यू है, ये साइन 90 की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या इसे आप चाहें तो पाई/2 भी लिख सकते हैं। सो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन संख्या 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन डायमेंशन वाले टॉपिक से है। अच्छा सवाल और आपके क्विक अप्रोच पर बेस्ड ऑन। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है एच अपॉन ई की डायमेंशन किसके जैसी है। अब बच्चों उसको आपने सबसे करीबी कहाँ देखा, तो आप याद कीजिए फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में इंसिडेंट फोटोन एनर्जी अगर एच म्यू है, थ्रेशोल्ड या कह सकते हो वर्क फंक्शन की वैल्यू अगर एच म्यू नॉट है, और काइनेटिक एनर्जी को कट ऑफ के टर्म्स में लिखा जाए ई वी नॉट के टर्म्स में बच्चों, तो ई वी नॉट बराबर इंसिडेंट फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा कुछ आता है, इसे वर्क फंक्शन लिख सकते हैं। तो वी नॉट बराबर आ जाएगा बेटा एच अपॉन ई मल्टीप्लाई बाई म्यू माइनस ऑफ फाई अपॉन ई। ऑलराइट, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जो डायमेंशन इस टर्म की है वही डायमेंशन इस टर्म की होगी, वही डायमेंशन इस टर्म की होगी। सेम टर्म के डायमेंशन घट करके सिमिलर डायमेंशन का टर्म बनाएंगे। तो इसका मतलब h बाई ई का डायमेंशन, तो हमसे पूछा गया h जहां प्लैंक कांस्टेंट और e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो h बाई ई इंटू म्यू का डायमेंशन v जैसा, पोटेंशियल जैसा, पोटेंशियल वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ चार्ज है। सो h बाई ई का डायमेंशन इंटू ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स टी की पावर -1 बराबर, यहाँ क्या जाएगा बेटा, वर्क डन मीन्स एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू मतलब आई टी का मतलब ए टी। ऑलराइट, इसे नीचे भेज दो बच्चों, तो h अपॉन ई का डायमेंशनल फार्मूला, h अपॉन ई का डायमेंशनल फार्मूला जाएगा बेटा m l की पावर 2 t की पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा, तो बन जाएगा m l t की पावर 2 m l स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -1, ऐसी डायमेंशन। अब ऐसी डायमेंशन किस टर्म की होती है बच्चों ऐसी डायमेंशन किस टर्म की होगी, तो आपको याद होगा कि फैराडे साहब के लॉ के हिसाब से, फैराडे साहब के लॉ के हिसाब से ईएमएफ या वोल्टेज बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑलराइट, डी फाई बाई डी टी। अब ये कौन सा फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज, या आप ऐसा भी कह सकते हो बच्चों कि मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ जो चेंज है वो वोल्टेज के बराबर, और वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। तो एक काम करें, हम इधर भी ई का डिवीजन कर दें, सॉरी इधर भी म्यू का डिवीजन कर दें, इधर भी म्यू का डिवीजन कर दें, म्यू का डिवीजन, और इधर भी म्यू का डिवीजन कर दें। अब ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी और टाइम मल्टीप्लिकेशन में, तो डी फाई किसका चेंज है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। फिर समझिएगा बहुत ध्यान से कि हमने पहले फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से जो हमें सिमिलर दिखा, वैसे h बाई ई इंटू म्यू का टर्म कंपेयर कर लिया कि ये टर्म वोल्टेज जैसा है, h बाई ई इंटू म्यू का टर्म वोल्टेज जैसा है। म्यू को नीचे भेज दो, तो वोल्टेज वाला टर्म जो है वो फैराडे साहब के लॉ से डी मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डी टी से मैच करता है, ये वोल्टेज वाला टर्म हुआ। लेकिन h बाई ई टर्म वोल्टेज अपॉन म्यू के जैसा है, तो वोल्टेज अपॉन म्यू, तो यहाँ भी म्यू करो। अब ध्यान से देखो बेटा, वोल्टेज अपॉन म्यू वाला टर्म h बाई ई जैसा है, और वोल्टेज अपॉन म्यू वाला टर्म डी फाई बाई डी टी इंटू म्यू जैसा है। अब देखिए
डायमेंशन के हिसाब से तुरंत सोचो तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स जैसी होगी, और टाइम और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो h बाई ई की डायमेंशन v बाई म्यू जैसी, जो कि डेल्टा फाई बी जैसी, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज जैसी। सो ऑप्शन संख्या फर्स्ट के साथ जाएंगे बेटा। ऑलराइट बेटा, बच्चों सोचने की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, जो हमें ठीक लगी, जो इस अप्रोच से अलग उससे अप्रोच चलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो व्हेन द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो। तो कंपेयर करना बच्चों, तो आपको याद होगा कि जबकि सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल, अगर न्यूटन साहब का सेकंड लॉ देखा जाए तो एफ एक्सटर्नल बराबर डीपी अपॉन dt। तो अगर f एक्सटर्नल जीरो है तो किसका डिफरेंशिएशन जीरो आता है? कांस्टेंट का। इसका मतलब p कैसा है? कांस्टेंट। उल्टा भी समझ सकते हैं बच्चों कि अगर किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका जीरो आएगा बेटा। ऑलराइट, सो बच्चों टोटल लीनियर मोमेंटम अगर सिस्टम का कंजर्व है, कांस्टेंट है, तो उसमें कोई भी अगर सिस्टम के लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स का एफर्ट जीरो है। ऑलराइट, सो थर्ड के पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 4 पढ़ते चलिए, देखिए जरा सा बढ़िया सवाल। क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg वेरी विथ टाइम एज s बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है भाई, टी स्क्वायर प्लस 2t। कह रहा वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ड्यूरिंग। अच्छा बच्चों, जब भी कभी वर्क डन की बात करेगा, पोजीशन इक्वेशन दे, तो आपको याद होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का कहना था वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस is equal to change in kinetic energy, where change means final kinetic energy minus initial kinetic energy. All right, आई सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस तो आ ही जाएगा। अगर हम चेंज इन काइनेटिक निकाल ले, चेंज इन काइनेटिक का मतलब बच्चों हाफ ऑफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। ऑलराइट, अब चाहे तो हाफ एम कॉमन ले सकते हैं, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। हाफ ऑफ एम कॉमन ले लीजिए, डब्बे के अंदर वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए जरा सा टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस फाइंड आउट करना। हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से इक्वेट कर लिया। अब सवाल उठता है कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो प्रोसेस t बराबर 2 से t बराबर 4 के बीच का है, तो t बराबर 2 हमारा इंस्टेंट ऑफ इनिशियल हो जाएगा और t बराबर 4 हमारा फाइनल इंस्टेंट हो जाएगा। इस दरमियान जो वेलोसिटी थी उन वेलोसिटी को रख दिया जाए, चेंज इन काइनेटिक मिलेगा जो कि वर्क डन के बराबर होगा। अब पोजीशन से वेलोसिटी कैसे पहुंचे, तो s का इक्वेशन किया, s इज गिवन एज t स्क्वायर प्लस 2t। So velocity is defined as ds upon dt, rate of change of position with respect to time. Differentiate करो, बन जाएगा बेटा 2t plus 2। Position as a function of time, differentiate करिए, ds upon dt आ जाएगा velocity that is equal to 2t plus 2। अब मुझे कब कब velocity चाहिए, हमें तो initial final initial चाहिए 2 पर, तो velocity initial at t बराबर 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 2 6 मीटर पर सेकेंड। अब velocity final की बात करें, final velocity, so t बराबर 4 सेकंड पर रखिए जरा सा, 4 2 जा 8 8 टू 10 मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, चलिए ध्यान से, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर हाफ ऑफ मास की जगह बेटा मास 2 kg, मास की जगह 2 kg मल्टीप्लाई बाय वी फाइनल स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 माइनस वी इनिशियल स्क्वायर 6 स्क्वायर दैट इज 36। 2 से 2 खत्म, 100 में से 36 निकल जाएगा, आई थिंक 64, ऑप्शन संख्या सेकंड के साथ। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस 64 जूल। ऑलराइट, सो फोर्थ का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन संख्या 5 के साथ चलिए, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल कह रहा 3360 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ ब्लॉक ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। To convert this water at 0 degree Celsius into steam, the amount of energy required is। तो एक्चुअली पहली इंफॉर्मेशन से मास शायद गेस करना चाहते, और फिर दूसरी इंफॉर्मेशन से ये आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलिए बच्चों आराम से करेंगे इसको, देखिए जरा। पहले तो फेज चेंज के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग Q इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई एल, मास मल्टीप्लाई बाई लेटेंट हीट से कंपेयर करते हैं। So amount of heat required is 3360 and that is equal to mass, no idea, latent heat हम लोग अक्सर कैलोरी में याद रखते हैं, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी की रिक्वायरमेंट, या कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मामला जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि इधर जूल में है उधर भी जूल में होना चाहिए।
काटापीटी करोगे बच्चों तो ध्यान से देखो, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर फिर फर्दर कैलकुलेशन की तरफ बढ़ोगे तो बच्चों जब कैलकुलेशन राउंड ऑफ करके करा जाएगा तो 8 दूनी 16, यहाँ लास्ट में 6 आएगा और 8 चौको 32 और 1 33, तो 336 ये भी 336 ये भी डेसिमल का फर्क आएगा। तो मास इज इक्वल टू यहाँ से 10 ग्राम आता हुआ। ऑलराइट, अब सुनना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है हाँ, टू कन्वर्ट दिस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम, इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस समझिए बच्चों, पहले तो 10 ग्राम पानी हमारे पास है जो 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर है। सबसे पहला काम इसका टेम्परेचर बढ़ा के 100 ले जा, चूंकि 100 पे ही स्टीम में कन्वर्ट हो पाएगा, 100 में ही ये फेज चेंज की अवस्था पर पहुंच पाएगा। तो 10 ग्राम वाटर को पहले 100 तक ले जाना है। तो यहाँ रिक्वायरमेंट होगी ms डेल्टा टी की, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ms डेल्टा टी, m 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1, अभी कैलोरी में चल रहा मामला, टेम्परेचर चेंज 100 का, आंसर 1000 कैलोरी, रहने दो कैलोरी, अभी लास्ट में जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद 10 ग्राम में से हर ग्राम के लिए फेज कन्वर्जन करना है, स्टीम बनानी। तो 10 ग्राम खौलते पानी को बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको अगर हम स्टीम में कन्वर्ट करें, तो स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए अगेन ml की आवश्यकता होगी, m 10 और l की जगह बेटा 540 कैलोरी। आंसर 5400 इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। टोटल कैलोरी कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो 5400 और प्लस 1000, 6000 कैलोरी की फर्दर रिक्वायरमेंट है। सो क्यू टोटल रिक्वायर्ड इज 6000, यहां से आगे चलना है बेटा, 6000 सॉरी 5400 और 1000, 6400 कैलोरी, और हर कैलोरी को आप 4.2 से मल्टीप्लाई करिए, कैलोरी मल्टीप्लाई बाय 4.2, ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका इन टर्म्स ऑफ जूल। कैलकुलेशन कीजिए, डेसिमल हटाइए, 0 हटा दीजिए, 4 दूनी 8, लास्ट में 8 जैसी डिजिट आएगी जिसमें, और आंसर 6 चौको 24, मतलब 24,000 से ज्यादा, 6000 का 4 गुना 24,000, तो आंसर एक ही दिखाई दे रहा है। कैलकुलेशन करिएगा, आई थिंक फर्स्ट पार्ट आएगा बेटा, 5वें का पहला पार्ट। ऑलराइट, तो बच्चों एक इंफॉर्मेशन दी थी, उससे मास निकाला, दूसरी इंफॉर्मेशन से पहले टेम्परेचर बढ़वाया और फिर फेस कन्वर्जन कराया, मामला सारा कैलोरी में कैलकुलेट किया, लास्ट में 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लिया। छठा नंबर सवाल नंबर 6, कह रहा प्रोसेस डेल्टा यू 0 है, डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है। सवाल दो उठते हैं, या तो साइक्लिक प्रोसेस होगा या तो आइसोथर्मल। किसी आइडियल गैस के लिए उसके लिए पीवी ग्राफ कैसा होगा, तो साइक्लिक होता तो ग्राफ क्लोज होता, पीवी के बेस पे होता। अब डेल्टा यू जिसका 0 है, उसमें एक बात तो कंफर्म, उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो, सो डेल्टा टी इज आल्सो 0, मींस टी इज कांस्टेंट। किसी प्रोसेस में कोई भी कांस्टेंट पैरामीटर मिल जाए तो पीवी बराबर एनआरटी से बांट करके देख लेना, n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है किसी प्रोसेस के लिए, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, तो pv बराबर कांस्टेंट, p और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मुझे कहीं बेटा p और v का ग्राफ मिल जाए जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा हो, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ऐसा ग्राफ सेकंड नंबर, बॉयल्स लॉ। 6th नंबर सवाल, सेकंड ग्राफ। 7th नंबर सवाल की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर। अगला सवाल 7 नंबर सवाल, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टेक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। बच्चों पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकंड लेंस। पावर कैन बी आल्सो रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंथ along with the sign convention. So 1 upon focal length of combination, 1 upon focal length of combination is equal to 1 upon focal length of combination is equal to 1 upon focal length of first वाले की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट वाले लेंस की जो फोकल लेंथ है, पहला लेंस नेचर वाइज बच्चों कॉन्वेक्स है जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। सो लेंस का नेचर कॉन्वेक्स और फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, चूंकि लेंस का एटीट्यूड कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव सेंस में आएगी। सो 1 अपॉन 40, 1 अपॉन प्लस ऑफ 40 प्लस 1 अपॉन सेकंड वाले फोकल लेंथ की बात करें दैट इज 25 सेंटीमीटर, बट नेचर एटीट्यूड इज कॉन्केव, सो कॉन्केव डाइवर्जिंग एटीट्यूड का उसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे बच्चों, सो माइनस ऑफ 25। ऑलराइट, एलसीएम लिया जाए बच्चों तो इसका एलसीएम प्लस माइनस माइनस बनेगा, एलसीएम 45 और 20 का, सॉरी 40 और 25 का एलसीएम 100, सॉरी 100 क्यों आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 200। ऑलराइट, ये आ जाएगा आपका 200, 4 से काटोगे 5 बार, प्लस माइनस माइनस 25 8 टाइम्स कट होगा बेटा 200। सो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 5 में से 8 गए माइनस का 3 अपॉन 200। बच्चों 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट पावर, इसका आंसर पावर में आने वाला है। बस एक काम कीजिए,
जो मामला सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऐसा भी कर सकते हैं, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज 200/3 डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ये आपका आंसर सही चले ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन भी सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा बेटा पावर इज इक्वल टू, अब सेंटीमीटर को यहाँ 100 से डिवाइड करोगे, यहाँ 100 से डिवाइड करोगे तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा माइनस का 3/2 इन टर्म्स ऑफ डायोप्टर, दैट मीन्स 1.5 डायोप्टर। सो आई थिंक ऑप्शन संख्या फर्स्ट के साथ जाएगी बेटा। पावर का रिजल्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का रिजल्ट, फोकल लेंथ प्लेस करो अलॉन्ग विद नेचर, रिजल्ट आपके सामने। नेक्स्ट 7th नंबर के बाद 8th नंबर बेटा, अगला सवाल 8 नंबर सवाल, देखिए जरा ध्यान से। करेक्ट वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, इफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ वॉल्यूम V इज W, ठीक है भाई, देन वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल अप टू अ वॉल्यूम 2V विल बी। देखिए बच्चों, आपको याद होगा सबसे पहले एक काम कर लें, हम जो वर्क डन करते हैं, सो वर्क डन, अच्छा पहले रेडियस कंपेयर कर लें, फिर वर्क डन तो हम दो सरफेस टेंशन के हिसाब से करते हैं। सो पहले बबल का जो वॉल्यूम है V है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस 4/3 पाई r1/3, ऑलराइट। दूसरे बबल का वॉल्यूम बेटा 2V है, सो इट इज 4/3 पाई, रेडियस चेंज होगी, सो r2/3। दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, सब कुछ कांस्टेंट है, एलिमिनेट हो जाएगा, सॉरी V एलिमिनेट हो जाएगा, 2 बचेगा। सो बच्चों यहां से रिजल्ट आ गया 1/2 इज इक्वल टू r1/r2 का होल क्यूब। इस क्यूब बटेगा, यहां क्यूब रूट आ जाएगा, सो r1/r2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3। आई रिपीट, r1/r2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3, यहां से रिलेशन मिल जाएगा। अब वर्क डन इज डिफाइंड एज, वर्क डन इज डिफाइंड एज, व्हाट इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। सो वर्क डन इज डिफाइंड एज, पहले केस में जब रेडियस r थी, या r1 मान ले, तो पहले केस में वर्क डन आया होगा, वर्क डन इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू 4 पाई r1² इंटू सरफेस टेंशन। दूसरे केस में वर्क डन W डैश इज इक्वल टू 4 पाई r2² इंटू सरफेस टेंशन, रेशियो ले लीजिए, 4 पाई से 4 पाई, T से T एलिमिनेट होता हुआ, सो W/W डैश इज इक्वल टू r1/r2 होल स्क्वायर, r1/r2 होल स्क्वायर, r1/r2 इज 1/2 की पावर 1/3, 1/2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। सो फर्स्ट केस W विद रिस्पेक्ट टू W डैश इज इक्वल टू 1/2 की पावर मल्टीप्लाई 2/3। सो सेकंड केस का वर्क डन प्रीवियस वर्क डन का 2 की पावर 2/3 टाइम्स। अब 2 की पावर 2/3 टाइम्स यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं बेटा, तो एक काम आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 1/2 की पावर 2 को 4 लिख लें और 1/3 पावर को एज इट इज लिखा रहने दें। सो वर्क डन इन सेकंड केस इज 4 की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ वर्क डन प्रीवियस। सो वर्क डन इन सेकंड केस 2b तक फैलाने में W मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 1/3, फोर्थ ऑप्शन। 9th नंबर सवाल, तो पिछला सवाल सरफेस टेंशन का, अच्छा सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। अगला सवाल 9th नंबर पे कह रहा है कि U मींस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पार्टिकल की डिस्टेंस बताते हैं आप कहाँ। तो सुनिए ध्यान से, किसी भी पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स 0 है तो पार्टिकल विल स्टे इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी अनस्टेबल है कि स्टेबल है वो बात की बात है, तो फिलहाल ये समझना है कि फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पर लगने वाला नेट फोर्स 0, सो उसको डिफरेंशिएट करके फिर 0 के बराबर करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ मींस d/dr ऑफ a r की पावर -2 माइनस b r की पावर -1 बराबर 0। तो अच्छे से डिफरेंशिएट करो, तो पावर बिकम्स कोएफिशिएंट, सो -2 a r की पावर -3 और माइनस प्लस b r की पावर -2 बराबर 0। ऑलराइट, थोड़ा सा तमीज से लिखा जाए, बच्चों। सो b r की पावर -2 का मतलब b/r²,
हम दूसरे स्टेप को पहले लिख ले रहे हैं, पावर को नीचे ले जा रहे हैं। इस माइनस को दूसरी तरफ भेज जो बच्चों, तो बन जाएगा माइनस बन जाएगा प्लस ऑफ 2a, और r की पावर -3 का मतलब एक्चुअली 1/r³ से है। 2 पावर यहाँ से और 2 पावर यहाँ से एलिमिनेट होगी, r ऊपर ले जाओ, सो r बराबर बेटा 2a/b आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल, ये पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम r बराबर 2a/b पर होगी। ऑप्शन संख्या 3 के साथ जाएंगे, 9th का 3rd पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, डिस्क्रीट मास सिस्टम, अलग अलग मासेस हैं और हमसे कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ सेम डेंसिटी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास एक मास ये है, विल ट्रीट दिस एज m1, और दूसरा मास हमारे पास बच्चों ये है, इसे हम m2 की तरह ट्रीट करेंगे बच्चों। तो दोनों के सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लिए जाए, सेंटर ऑफ मास लोकेट करें। सो पहले का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर और दूसरे का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। तो पहले का मास अगर, अच्छा देखो, मास लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वाले को अगर m1 मान ले, इस वाले को अगर m1 मान लिया जाए, सो m1 अगर m है तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ है, तो m2 हमारा ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा। लेंथ दुगनी मास दुगना, चूंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट x1, y1 इज इक्वल टू x एक्सिस पर l/2 और y एक्सिस पर 0। इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पर 0 लेकिन y एक्सिस पर l, देख लीजिए। तो जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सो xcm, ycm बराबर xcm हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1m और उसका करस्पॉन्डिंग x1 कितना l/2, सो m/2, सो सॉरी m1m उसका x1 l/2, m2 2m, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग x2 0, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें x में है ही नहीं, अपॉन टोटल मास 3m। ये बेकार टर्म हो जाएगा ml/2 और नीचे बेटा 3m, और m से m खत्म और 2 3 6, आंसर ये तो l/6, तो x कोऑर्डिनेट l/6 होगा। आइए जरा देखें, दो ऑप्शंस ऐसे हैं, खैर आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब ICM पता करना पड़ेगा। सो YCM बराबर m1 y1 m1m, लेकिन इसका y1 कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसका y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2m इंटू l, 2m इंटू l अपॉन टोटल मास 3m। ऊपर ये बेकार हो जाएगा, m से m कटेगा 2l/3, सो l/6 का 2l/3। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। पहला मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका सेंटर ऑफ मास, दूसरा मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका सेंटर ऑफ मास। जनरल फार्मूला आपके सामने, सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन संख्या 11th नंबर कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ फ्री फॉलिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बच्चों को पता होगा फ्री फॉलिंग आर्टिफिशियल, फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी का जो इफेक्ट है या इफेक्टिव ग्रेविटेशनल वैल्यू इज 0, एंड टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम का जनरल फार्मूला आपको याद होगा बच्चों, t बराबर 2 पाई विद इन रूट ऑफ l/g या g इफेक्टिव। अगर केवल ग्रेविटी का अकेला ग्रेविटी, अदरवाइज किसी ऐसी पोजीशन पर जहां ग्रेविटी चेंज होने की संभावना है तो जी इफेक्टिव, सो 2 पाई रहेगा, रूट के अंदर l आएगा बेटा, जी इफेक्टिव की जगह 0, समथिंग अपॉन 0 गोज टू इनफाइनाइट, एंड रूट ऑफ इनफाइनाइट और स्क्वायर ऑफ इनफाइनाइट, सब्सट्रैक्शन फ्रॉम इनफाइनाइट, एवरीथिंग इज 0, सो टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट। मींस वो ऑसिलेट करना बंद कर देगा, ये बात भी सही है, और वो एक ही पोजीशन पर टिकर रहेगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद वापस आएगा, यही बात सही है। 11th के बाद बेटा 12th नंबर, बढ़िया सवाल देखिए जरा। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्टिकल की पोजीशन जो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन है x बराबर 3t²। अगर उसका मास 2 kg है तो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर t बराबर 4 सेकंड पर निकालिए। बच्चों बहुत सिंपल सवाल, केवल बखूबी आपको इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला याद हो तो फार्मूला पता है, इंस्टेंटेनियस पावर p इंस्टेंटेनियस बराबर fv cos थीटा या fv मैग्नीट्यूड फॉर्म में। फोर्स पता करना है तो बच्चों फोर्स का फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब हमको एक्सीलरेशन वेलोसिटी दोनों की रिक्वायरमेंट है एट t बराबर 4। तो पहले हम पोजीशन फंक्शन से बात करें, तो पोजीशन फंक्शन x बराबर 3t², पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा v बराबर dx अपॉन dt, डिफरेंशिएट करो 3 2 6t, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, t बराबर 4 सेकंड पर, वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकंड, 6 चौको 24 24,
ऑलराइट, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 60, वेरिएबल फॉर्म में 60 का डिफरेंशिएशन 6, क्रमशः वैल्यू रखो। सो पावर इज इक्वल टू मास की जगह बेटा मास की जगह 2 kg, एक्सेलरेशन के नाम पर बेटा 6 कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी के नाम पर t बराबर 4 सेकंड पर वेलोसिटी 6 चौको 24 24, मल्टीप्लिकेशन करो 24 दूनी 48 48 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 6 या 48 8 6 48 4 6 चौको 24 और 24 4 28 288 वाट, 288 वाट ऑप्शन संख्या पहले के साथ जाएंगे। 12 नंबर सवाल पहला ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन संख्या 13 आई। क्वेश्चन संख्या 13 कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v नॉर्थवर्ड collides with another particle of mass m moving with velocity v eastward. After collision, two particle collapse. The velocity of new particle. तो बच्चों अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से देखें, सो इफ इट इज अवर नॉर्थ, इफ इट इज अवर ईस्ट, इफ इट इज साउथ एंड इट इज वेस्ट, तो एक पार्टिकल है m मास का जो v वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ जा रहा था। सो m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ i कैप, दूसरा पार्टिकल m मास का ईस्ट की तरफ जा रहा है, m मास का दूसरा पार्टिकल v वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ मींस अगेन i कैप, ये बच्चों j कैप जा रहा, सॉरी j कैप, और दोनों यहां पहुंचने के बाद कोलैप्स कर जाते हैं, एक कंबाइंड सिस्टम बनाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ न्यू पार्टिकल बतानी है। कोलैप्स करने का मतलब नया मास बेटा 2m हो जाएगा, नया मास 2m हो जाएगा, ऐसे 2m हो जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेट दिस बी v डैश अननोन। बच्चों इसके और इसके बॉडी या कॉन्फ़िगरेशन को मिलाकर के अगर मान लें कि ये कंप्लीट सिस्टम है, इफ इट इज अ कंप्लीट सिस्टम, तो कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से p इनिशियल मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना था, mv i कैप जो ईस्ट जा रहा था उसका मोमेंटम, प्लस mv j कैप जो नॉर्थ जा रहा था उसका मोमेंटम, इज इक्वल टू टोटल मास कोलैप्स हो गया, टोटल मास बन गया बेटा 2m और वेलोसिटी बनती है बेटा v डैश। अगर m से m एलिमिनेट करोगे तो वेलोसिटी v डैश बराबर आ जाएगा बेटा v डैश बराबर vi कैप प्लस vj कैप बाई 2, vi कैप प्लस vj कैप बाई 2। ये नए पार्टिकल की वेलोसिटी है। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं जैसा का पूछा गया है तो ध्यान दीजिए बेटा, इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, तो i कैप j कैप बाई रूट 2 यूनिट वेक्टर आएगा जो कि i कैप पॉजिटिव j कैप पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं आएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, पहली बात। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा बेटा न्यू वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1/4 1/2 का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट v/2 सॉरी v/2 का स्क्वायर v स्क्वायर बाई 4 और v/2 का स्क्वायर v स्क्वायर बाई 4। रिजल्ट बन जाएगा बेटा v स्क्वायर बाई 4 v स्क्वायर बाई 4 v स्क्वायर बाई 2, रूट के अंदर v बाहर आएगा 2 फंसा रहेगा, सो v√2। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास इज v/√2 और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन संख्या सेकंड के साथ, कंबाइंड मास की वेलोसिटी v/√2 और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। ऑलराइट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल। अगला सवाल 14th नंबर बेटा, देखिए जरा 14th नंबर सवाल कह रहा है ग्राफ बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लीनियर मोमेंटम p बराबर mv, एंगुलर मोमेंटम j बराबर i मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के साथ 1 पावर के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल है, सो ग्राफ लीनियर आएगा। फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, 14th का फर्स्ट पार्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा, कह रहा 5.74 ग्राम का सब्सटेंस है, ऑक्यूपाई इतना वॉल्यूम कर रहा है, कह रहा डेंसिटी इसकी एक्सप्रेस कीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। सो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास की जगह बात करें बेटा सो इट इज 5.74 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम की बात करें बेटा तो इट इज 1.2 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, डिवीजन कीजिए बेटा, डिवीजन कीजिए। सो डिवीजन करोगे तो आंसर कितना आएगा, आप चाहो तो 12 से डिवीजन ले जा सकते हो। तो 12 से हम जा रहे हैं बेटा, 12 से हम डिवीजन करने जा रहे हैं 57.4 का। सो 12 4 जा 48, 12 चौको 48, 48 प्लस 9 दशमलव रखा 4 बढ़ाया, डेसिमल रखा यहाँ डेसिमल हटा दिया 94, 12 8 96, 12 8 जा 96 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 7 जा
84 लगभग 10 आएगा, 0 बढ़ाओ 12 अट्ठे 96, 4.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4.78 4.84। आपको हमसे कह रहा सिग्निफिकेंट फिगर व्यू के हिसाब से। तो बच्चों हम अगर इन दोनों कैलकुलेशन में जाएं तो इनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो एक डेसिमल डिजिट है, इसमें 2 फिगर लीस्ट डेसिमल है, डेसिमल के बाद सिंगल प्लेस रखना है। तो अगर लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करोगे तो उसके जस्ट प्रीवियस डिजिट को 1 बढ़ा देंगे क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4.8। 15th नंबर थर्ड पार्ट 4.8 इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल 16th नंबर देखिए बेटा, 16th नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। 3 bodies, a ring, a solid cylinder and a solid sphere rolls down the same inclination plane without slipping, means perfect rolling हो रही। They start from the rest, radii of the body are identical, or which of the following reaches the ground with the maximum velocity। तो इंक्लाइन प्लेन पर बच्चों अगर आपको याद हो कि कोई भी इंक्लाइनेशन जो थीटा एंगल पर है उसमें एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग का जनरल फार्मूला जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये ट्रांसलेटरी फैक्टर, ये रोटेटरी फैक्टर। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कुछ नहीं बल्कि ये दरअसल हमारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास का कोफिशिएंट है। इट इज कोफिशिएंट ऑफ एम आर स्क्वायर। अब अगर तीनों शेप की बात करें बेटा तो रिंग का मामला 1 एम आर स्क्वायर है, यहाँ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1। सॉलिड सिलेंडर इज सेम एज दिस, इट इज हाफ एम आर स्क्वायर, यहाँ के बाई आर स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो एम आर स्क्वायर का कोफिशिएंट हाफ है, और सॉलिड स्फीयर का वैल्यू बेटा 2/5 एम आर स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन जिसका मैक्सिमम वो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा। सो वेलोसिटी जिसकी मैक्सिमम चाहिए उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और जिसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम, बाकी सारे फैक्टर सेम है, इंक्लिनेशन सेम है, ग्रेविटी सेम है, तो जिसका ए मैक्सिमम चाहिए उसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लीस्ट होना चाहिए। रिंग का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 मैक्सिमम, सिलेंडर 0.5 और स्फीयर 0.4 है बेटा। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जिसका सबसे कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसकी ग्राउंड तक पहुंचते वक्त वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा बेटा। सो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज लीस्ट फॉर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर। थर्ड पार्ट 16th का थर्ड पार्ट बेटा। 17th नंबर 16 नंबर सवाल कह रहा व्हाट इज द प्रेशर ऑन स्विमर व्हिच इज 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। तो बच्चों लेट अस सपोज ये सरफेस ऑफ लेक है और सरफेस ऑफ लेक में 10 मीटर नीचे स्विमर है हमारा, यहाँ हियर समवेयर। तो बच्चों यहाँ एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगी रहा होगा, P0 बराबर 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्लस वाटर कॉलम का जो प्रेशर आ जाएगा गॉज प्रेशर आ जाएगा, दैट इज S मल्टीप्लाई बाई रो मल्टीप्लाई बाई जी। सो स्विमर जो यहाँ पर है, स्विमर जो यहाँ पर है उस पर जो प्रेशर आएगा उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रोजियस दोनों का सम आएगा। सो पी नेट ऑन स्विमर इज 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रोजियस कैलकुलेट करो, सो रो मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई एच। रो वाटर का है 10⁻³ ग्रेविटी 10, हाइट भी 10, ये 10⁻5 बन गया बेटा। ध्यान से देखो तो 1 atm इज ऑल्सो 1.01 10⁻5, और अगर रोजियस कैलकुलेट करोगे तो ये भी 10⁻5 मींस लगभग 1 atm के बराबर। 1 atm 2 atm। सो नेट प्रेशर ऑन दिस स्विमर व्हिच इज एट 10 मीटर बिलो द वाटर लेक इज 2 atm, 1 because of atmospheric pressure and 1 because of column of height, water column pressure। 18th नंबर बेटा। 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा which of the following statement concerning depletion zone of an unbiased p-n junction। unbiased p-n junction का मतलब बच्चों इसमें p और n जंक्शन को मिला दिया गया है। p साइड होल कंसंट्रेशन ज्यादा, n साइड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा, जंक्शन इमोबाइल आयन की लेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द डिप्लेशन जोन इज ट्रू, कौन सही है। तो देखिए 18 नंबर देखिए, कह रहा विड्थ ऑफ जोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। गलत बात, डोपेंट की डेंसिटी जितनी ज्यादा विड्थ भी उतनी ज्यादा, तो ये तो पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट विड्थ ऑफ जोन ऑफ डिप्लेशन लेयर डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ डोपेंट, बिल्कुल ठीक है बेटा। जितनी हाई कंसंट्रेशन होगी पी और एन साइड की, जितना अच्छा डोपिंग करेंगे
डोपिंग कंसंट्रेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा विड्थ बनेगी डिप्लेशन लेयर की, क्योंकि उतनी ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा। ऑलराइट, सो सेकंड पॉइंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पीएन जंक्शन एट अनबायस्ड कंडीशन, जब हमने एक्सटर्नल बैटरी का कनेक्शन नहीं किया है। 18th का सेकंड पार्ट। 19th नंबर सवाल, 19th नंबर सवाल कह रहा, एज द इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम n बराबर 2 टू n बराबर 1, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसा कैसा चेंज होता है। सो n बराबर 2 से n बराबर 1 तक आने में काइनेटिक और पोटेंशियल का चेंज पता करना है। सो आपको याद होगा टोटल एनर्जी n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ही काइनेटिक एनर्जी जैसा होता है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी या ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है। तो एक एक कर कंपेयर करो बेटा। तो जंप कहां से हुई है, 2 से 1 पे, 2 से 1 पे, तो n 2 से 1 होगा, n 2 से 1 हो जाएगा इन केस। तो 1 के केस में 1 रहेगा, तो एक गेस कर लो, E1 बराबर 1/1 का स्क्वायर और E2 बराबर 1/2 का स्क्वायर। आप लिख सकते हो E2 बराबर E1 सेम एज E1/4 आ जाएगा, ये बाई में 4 आ जाएगा। ऑलराइट, इतनी बात ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, अगर 1 से 2 में जंप करोगे, 1 से 2 में जंप करोगे तो एनर्जी 1/4 हो जाएगी। तो अगर 2 से 1 पे जंप करोगे तो एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। कौन कौन सी, काइनेटिक 4 टाइम और पोटेंशियल 4 टाइम का दुगना, मींस आई थिंक 8 टाइम्स। अच्छा, इस 2 फैक्टर का इफेक्ट बराबर पड़ेगा बेटा, क्योंकि दोनों केस में ऐसा होगा। तो सुनो ध्यान से, एनर्जी n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीनिंग समझिए बच्चों, मीनिंग समझिए। एक्चुअली इतना डिटेल है, बस ये फैक्टर बिल्कुल सही है बेटा कि टोटल एनर्जी -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, काइनेटिक सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंड पोटेंशियल ट्वाइस ऑफ टोटल। ऑलराइट, अब समझिए, आपने ध्यान से देखिए तो ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है। 2 से 1 पे जा रहा है, n आधा हो रहा है, 2 से 1 मतलब n आधा, n हाफ होगा तो हाफ का स्क्वायर मींस 1/4 बनेगा, 4 ऊपर चला जाएगा 4 टाइम्स, टोटल एनर्जी 4 टाइम्स, काइनेटिक 4 टाइम और पोटेंशियल भी 4 टाइम होगा, क्योंकि इससे पहले भी जो रिलेशन रहा होगा 2 टाइम्स ऑफ En रहा होगा बेटा। सो दोनों पे 4 फोल्ड का फर्क पड़ेगा। सो 19th नंबर बेटा ऑप्शन संख्या थी 4 फोल्ड और 4 फोल्ड का फर्क पड़ेगा। ऑलराइट बच्चों, ये 2 फैक्टर केवल इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, मतलब 1 के लिए नहीं है, 2 के दोनों के लिए बेटा। 20th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20th नंबर कह रहा है, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग PN junction, which one of the following figures correctly depicts the direction of flow of charge carriers। तो ध्यान से देखिए, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो P का कनेक्शन प्लस के साथ, अब प्लस मतलब हाई पोटेंशियल से चार्ज का मूवमेंट लो पोटेंशियल की तरफ होगा, तो मूवमेंट इधर की तरफ होना चाहिए। गलत बात, इसमें P में मूवमेंट इधर की तरफ दिखाया है। अच्छा, ये वाला मामला सही लग रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो दिखाया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात, सही दिखाया है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के ठीक अपोजिट इधर की तरफ दिखाया जाना चाहिए, इसमें सेम डायरेक्शन में दिखाया, गड़बड़। ये सबसे सही डायग्राम, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पीएन जंक्शन में P कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल, N कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल, मामला फॉरवर्ड बायस, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो P साइड से होल जाएंगे N तरफ और N साइड से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे P की तरफ। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई से लो, एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो N टाइप से कह सकते हो पॉजिटिव के फ्लो के ठीक अपोजिट। सो थर्ड इज द करेक्ट डायरेक्शन। फिर से देख लो बेटा, साफ डायग्राम में स्पष्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हाई से लो और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लो से हाई की तरफ। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 का थर्ड पार्ट। 21 नंबर देखिए बेटा, एक एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया गया फ्रीक्वेंसी म्यू पर, इंसिडेंट लाइट प्लॉटेड अगेन द स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू नॉट,
वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस बताना है आपको किसके बराबर है। तो बच्चों आपको अभी देखो डायमेंशन वाला एक क्वेश्चन था पीछे, इसमें देखा था कट ऑफ पोटेंशियल बराबर एच बाई ई टाइम्स ऑफ म्यू माइनस एच म्यू नॉट अपॉन ई। इसे आप लोगों ने वर्क फंक्शन अपॉन ई लिखा था बेटा। इसका मतलब अगर कट ऑफ पोटेंशियल को वाई एक्सेस पर, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सेस पर, तो जो इंटरसेप्ट पार्ट है इफ इट इज ऑन वाई एक्सेस इट इज ऑन एक्स एक्सेस सो इट इज इक्वल टू वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस सी। ऑलराइट, तो इंटरसेप्ट पार्ट फाई बाई ई के बराबर, तो इंटरसेप्ट पार्ट हमारा ओबी है, ओबी वाला पार्ट दरअसल हमारे वर्क फंक्शन फाई अपॉन ई जैसा। सो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना होगा। सो वर्क फंक्शन बराबर ओबी मल्टीप्लाई बाई ई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। am I right? ओबी मल्टीप्लाई बाई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बच्चों 21 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला सवाल 22 नंबर, 22 नंबर करेक्ट, फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन है इक्वल एनर्जी, तो लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहली बात फोटोन के लिए ई बराबर ई फोटोन एच सी अपॉन लैम्डा। अब बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की तो ई इलेक्ट्रॉन ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा एच अपॉन, लेकिन लैम्डा कंपेयर करना बेटा, तो लैम्डा के लिए हमको ई नीचे भेजना पड़ेगा। एक सेकंड हम इसी में ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, बिल्कुल सही लिखा, ई फोटोन बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर बेटा ये ई फोटोन है तो लैम्डा फोटोन आएगा बेटा। सो लैम्डा फोटोन ऊपर आ जाओ, सो लैम्डा फोटोन बराबर एच सी अपॉन एनर्जी। ऑलराइट, सो लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर एच सी अपॉन एनर्जी। ऑलराइट, एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखो, सो एच सी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या लिख सकते हैं बेटा, सो एनर्जी को लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। ऑलराइट, पी स्क्वायर बाई 2m, या ऐसा कह तो डी ब्रॉगली चले जाए बेटा। लैम्डा बराबर भाई फोटोन के केस में तो पैकेट ऑफ एनर्जी ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर एच सी बाई ई। और इलेक्ट्रॉन के केस में लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, पी मतलब मोमेंटम, तो बन जाएगा बेटा एच अपॉन पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब पी स्क्वायर बाई 2m बराबर के ई, तो पी बराबर √2 को m, √2m, और काइनेटिक एनर्जी को ई की तरह दिखाओ। हमसे कह रहे लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन डिवाइड करोगे बेटा तो h से h खत्म। ऑलराइट, जो बचे उसको बचा के रखना। सो लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर ऊपर क्या बचा बेटा c, ऊपर बचा बेटा c, ऊपर बचा c, नीचे बचा e अपॉन इधर बचा c, इधर बचा e। अब देखिए जरा, तो लैम्डा p बाई लैम्डा e ये बन जाएगा बेटा c बाई, देखना जरा c बाई e, और यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन रूट के अंदर बेटा 2m, और e को रूट से अलग कर लो। अच्छा रूट ई से ये रूट ई टाइम्स कट हो जाएगा, ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो ध्यान से देखो तो बच्चों सारे कांस्टेंट के साथ चाहो तो √2m को ऊपर लिख लो अपनी संतुष्टि के लिए, नीचे बेटा रूट ई ही बचेगा। सो लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास अपॉन रूट टाइम्स ऑफ ई फॉर एनर्जी। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 22 का सेकंड, 22 सेकंड ऑप्शन। 23rd नंबर, 23rd नंबर देखिए जरा, मेरा करंट चेंजेस फ्रॉम प्लस ऑफ 2 एम्पियर टू माइनस ऑफ, इन सेंस ऑफ करंट चेंज हो गया 0.5 सेकंड में। ईएमएफ 8 वोल्ट जनरेट हुआ, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ई बराबर माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी या डेल्टा आई बाई डी टी, इंटरवल ऑफ टाइम है तो डेल्टा लेंगे। सो ई बराबर माइनस ऑफ एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, डिफरेंशियल फॉर्म होता तो डी से काम चलाते, ठीक है। सो ई फॉर ईएमएफ 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 8 वोल्ट बराबर माइनस टाइम्स ऑफ एल, एल फॉर सेल्फ इंडक्शन, एंड सेल्फ इंडक्शन हमें पता करना है। डब्बे के अंदर डेल्टा आई मतलब चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है बेटा -2 एम्पियर माइनस इनिशियल बेटा +2 एम्पियर अपॉन टाइम इंटरवल 0.05। ऑलराइट, सो बच्चों ध्यान से देखो 8 बराबर -2 -2 -4 -4 -2 इंटू माइनस +4l अपॉन 0.05।
सो एल बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो डेसिमल्स हटाइए या ऐसे कर सकते हो 8 पंचे 40 0.4। ऑलराइट, ये बन जाएगा बेटा 8 पंचे 40 0.4। करेक्ट 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 अपॉन 4। डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ। आई थिंक 1/10, 1/10 यानी 0.1, 1/10 यानी 0.1 हेनरी, पहला ऑप्शन। 23 के बाद 24 आ जा बेटा। 23 के बाद 24 आ जाइए। हाँ जी 24 नंबर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहा ईएमएफ कैन बी, 24 नंबर देखिए जरा, EMF can be induced between the ends of a straight conductor by moving through uniform magnetic field. EMF can be induced between ends of a straight conductor moving through uniform magnetic field. बिल्कुल सही है। अगर आप किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करते हुए आप कंडक्टर को मूव कराइए तो मूविंग इंड्यूस कह सकते हैं मोशनल ईएमएफ डेवलप होता है, E बराबर BLP। तो पहला स्टेटमेंट सही है बेटा। Self-induced EMF produced by changing current in a coil always tends to decrease the current. No. करंट में जैसा चेंज सेल्फ इंडक्शन उसका अपोज कर, करंट घटेगी उसको बढ़ाने का प्रयास होगा, बढ़ेगी घटाने का। whatever there is change, whatever change is taking place inside the self induction because of self induction will oppose its cause. तो बच्चों हमेशा सेल्फ इंडक्शन से जनरेट हुई करंट, करंट जो है ऑलवेज टेंड टू डिक्रीज नहीं होगी। अगर करंट डिक्रीज होगी तो जो इंड्यूस करंट है उसे इंक्रीज करेगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा, सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बस मिल गया। 24वें से सेकंड पार्ट 25 सवाल करा इसी सर्किट में। 25 सवाल एसी सर्किट में, इन एसी सर्किट पावर फैक्टर इज 0 व्हेन द सर्किट कंटेन्स आइडियल रजिस्टर ओनली। नहीं, पावर फैक्टर मींस cos phi एंड cos phi इज R by Z। अगर केवल रेजिस्टेंस है तो R by Z में भी R आएगा, R बार R खत्म 1 आएगा बेटा, 0 नहीं आएगा। यूनिटी व्हेन सर्किट कंटेन्स आइडियल रेजिस्टेंस, सही बात है। cos phi बराबर R by Z, Z में R L C तीनों इन्वॉल्व हैं। अगर केवल रेजिस्टेंस है तो Z में भी R आएगा, ऊपर भी R कैंसिल cos phi 1। कह रहा इस जीरो होगा जब सर्किट में आइडियल इंडक्टेंस हो, आइडियल इंडक्टेंस हो, आइडियल कैपेसिटेंस हो, है ना, मतलब केवल C हो, केवल L हो, तो ऐसी कंडीशन पर R फैक्टर 0 लेने से cos 0 आ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही बेटा। ऑप्शन संख्या 4 के साथ जाएंगे। 25 चौथा सवाल, चौथा ऑप्शन। 26 नंबर सवाल कह रहा वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज 0 एट द मैग्नेटिक इक्वेटर बिकॉज ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप मतलब मैग्नेटिक नीडल का हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल इक्वेटर के आसपास 0 होता है, मतलब मैग्नेटिक नीडल केवल हॉरिजॉन्टल होती है। क्योंकि 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 उस इक्वेटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट शून्य होता है। द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, वी फॉर वर्टिकल कंपोनेंट स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। 26 का तीसरा 27वां नंबर सवाल कह रहा अगर एंगुलर मोमेंटम, बढ़िया सवाल बढ़िया सवाल, 27 सवाल। हाँ, कह रहा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये बेटा बहुत छोटा सा लिखा है J, आपको साथ विजिबल लॉ में स्पष्ट किए दे रहे हैं। इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज J देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बच्चों आपको याद होगा मैग्नेटिक मूवमेंट is related as E by 2m times of mu, E by 2m। इसे शायद अभी आगे एक मैग्नेटोमेट्रिक कोफिशिएंट करके भी नाम दिया था, अभी शायद टर्म आ जाएगा। तो E by 2m टाइम्स होगा बेटा, E by 2m टाइम्स। ऑलराइट, ये रिलेशन है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी m मास का इलेक्ट्रॉन किसी टेंजेंशियल वेलोसिटी v के साथ किसी r रेडियस वाले ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr और उसका मैग्नेटिक मोमेंट evr by 2 दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। mvr और म्यू मतलब evr by 2 दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो कैसे कनेक्टेड, तो वो कह रहा है कि आप मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू बराबर आ जाएगा j इंटू 2m बाई ई। j इंटू है कहीं या ड्राइव कर लें क्या बेटा, चलो ड्राइव कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। हम ऑप्शन डिपेंडेंट हमेशा नहीं चलता। इलेक्ट्रॉन मास m टेंजेंशियल वेलोसिटी v
सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस आर, एंगुलर मोमेंटम बोलो बेटा जे बराबर एम वी आर, मैग्नेटिक मोमेंट एम बराबर आई मल्टीप्लाई बाई ए, करंट की जगह बेटा चार्ज अपॉन टाइम पीरियड की जगह बेटा 2 पाई आर इंटू वी मल्टीप्लाई बाई एरिया की जगह बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई पाई का हिसाब किताब, आर आर का हिसाब किताब, आंसर ई वी आर बाई 2, डिवाइड करो दोनों को, जे बाई म्यू, एम कह लो म्यू कह लो एक ही बात है बेटा, ये दोनों एक फैक्टर है, डिवाइड करो, ऊपर क्या बचा बेटा एम वी आर अपॉन 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 नीचे क्या बचा बेटा ई वी आर बाई 2, ई वी आर बाई 2, ये खत्म ये खत्म। सो बच्चों म्यू बराबर, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, सही बात है बेटा, म्यू बराबर जे इंटू ई, सही है, अपॉन 2m। अब इसको ऊपर ये दोनों नीचे, तो म्यू ऊपर ले आओ, म्यू बराबर जेई बाई 2m, म्यू बराबर जेई बाई 2m, म्यू बराबर जेई बाई 2m, म्यू बराबर जेई बाई 2m। यस 27th का सेकंड पार्ट। 28th सवाल, बढ़िया सवाल, 28 नंबर कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल इज डबल्ड विदाउट एनी चेंज इन लेंथ ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्शन। तो बच्चों कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट होता है L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर आर बाई एल, मीन्स इन समरी शायद सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। सो कह रहा सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, कह रहा नंबर ऑफ टर्न्स को अगर डबल कर दिया जाए विदाउट चेंजिंग एनी अदर पैरामीटर, सो नंबर ऑफ टर्न डबल, डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, सो एल बिकम्स 4 टाइम्स 28। कई बार पूछा गया बेटा अपनी टेस्ट सीरीज का सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल सिंपल, जिनको रिजल्ट याद होगा तुरंत कोरिलेट कर लेंगे, एल प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर से, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 29th सवाल बेटा, अब देखिए, तीन आइडेंटिकल रेजिस्टर एबीसी कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, देन हीट प्रोड्यूस विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम हीट प्रोडक्शन कहां होगा। देखिए बच्चों, अगर आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो अगर सारे रजिस्टर आइडेंटिकल है, तो इन दोनों में अगर ये R है ये R है, तो इक्विवेलेंट क्या इनका R/2 आएगा। तो मैं हटा रहा हूं बेटा, ये R मिलके R/2 हो जाएगा। अब करंट सेम होगी तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा IR, इसमें आया होगा IR/2, मतलब इसका वोल्टेज V बराबर IR होगा, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बेटा V बराबर IR/2 होगा, मतलब इसमें वोल्टेज ड्रॉप आधा है। अब देखो बच्चों, हीट प्रोडक्शन पूछ रहा है किसमें मैक्सिमम होगा, तो हीट प्रोडक्शन के केस में बेटा ध्यान से देखो तो यहां हो जाएगा बेटा V स्क्वायर बाई R, और यहां हो जाएगा बेटा V स्क्वायर बाई R/2। क्यों भाई, बेटा करंट से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि V वोल्टेज रेजिस्टेंस आइडेंटिकल, तो इधर रेजिस्टेंस R, तो यहाँ इक्वल रेजिस्टेंस, यहाँ R यहाँ R, करंट आएगी बेटा मान लो I, यहां से अगर I जाएगी तो यहाँ करंट आधी, यहां भी करंट आधी, खत्म सवाल। H बराबर I स्क्वायर R, I बाई 4, I स्क्वायर बाई 4R, I स्क्वायर बाई 4। तो सबसे अच्छा हीट प्रोडक्शन A में, और इन दोनों में आधा, 1/4 और बराबर। सो आई थिंक 29th क्वेश्चन, 29th थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, मैक्सिमम हीट प्रोडक्शन इन A और B C में बराबर बराबर बेटा, बेकार वोल्टेज के पीछे पड़े। 30 नंबर सवाल, 30 नंबर सवाल, ऑलराइट। अब देखिए जरा, करेक्ट वायर था L लेंथ का, कैरिंग करंट 1 एम्पियर, इसको बेंड किया गया सर्कल के फॉर्म में, मैग्नेटिक मूवमेंट बताना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब बच्चों M बराबर I मल्टीप्लाई बाई A, I फॉर करंट, एंड एरिया का मतलब बेटा पाई R स्क्वायर। लेकिन समस्या ये है कि हमें सर्कल की रेडियस R के टर्म्स में आंसर ही नहीं लाना, आंसर R में है नहीं, तो और लेंथ बनाते हैं। तो जब लेंथ को फोल्ड करके आप सर्कल बनाओगे, तो बच्चों ये जो लेंथ है वो सर्कल के फॉर्म में अगर आएगा, सो लेंथ विल बिकम पैरामीटर, सरकमफेरेंस।
सो बच्चों जहां आर है वहां आप चाहो तो एल की जगह एल बाई 2 पाई रख सकते हो। सो एम फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, एम फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर आई मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर अपॉन 2 × 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई खत्म। आंसर देखो बेटा एम बराबर आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। आई थिंक सेकंड पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। 30th का सेकंड पार्ट। 31st क्वेश्चन, 31 नंबर सवाल देखिए जरा। कह रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शायद छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी एन, wavelength lambda, traveling with a velocity v in air, enters in a glass slab of refractive index mu। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है। कह रहा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेलोसिटी ऑफ ग्लास स्लैब कैसी होगी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है मीडियम की, नहीं इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बाकी सारी कैरेक्टर 1/μ म्यू से अफेक्ट हो जाएंगे। सो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम बट रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर विल बी 1/μ टाइम्स। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल, नंबर सवाल। अब देखिए, यूनिफॉर्म वायर ए एंड बी आर द सेम मेटल हैविंग इक्वल masses, radius of a is twice that of b, the value of ra upon rb। अब देखो स्पेसिफाई नहीं किया, हालांकि करना चाहिए कि रेजिस्टेंस की अगर बात है। सो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू रो एल ए, रो एल बाई ए, ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ए अपॉन रो एल बाई बी, ऑल कैरेक्टर्स ऑफ बी। मटेरियल सेम, रो कैंसिल हो जाएगा बेटा। सो आ जाएगा बेटा एल अपॉन ए ऑफ ए एंड एल अपॉन बी बी बी। ऑलराइट। अच्छा एक बात और सोचो, रेडियस के टर्म्स में ले जाना बेटा। हालांकि अंदाजा तो यहीं से लगा लेंगे, अंदाजा तो यहीं से लगा लेंगे। कैसे देखिए जरा, हम इतना भी ना करें, चलो उठाओ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कंपैरिजन करो बेटा। रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो। अगर बी की आर है तो ए की ट्वाइस है, ये 2r है। एरिया के मामले में कितने गुना है? 4 गुना। अरे एरिया तो क्रॉस सेक्शन का पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर इसकी रेडिया r तो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसका पाई 2r स्क्वायर, एरिया 4 गुना। मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल को मेल्ट किया है, स्ट्रेच करो, मेल्ट करके रिफॉर्म करो, या सेम मास के 2 बार ले लो। अगर एरिया में 4 गुने का रिलेशन है तो मास या वॉल्यूम सेम रखने के लिए लेंथ में 1/4 का रिलेशन होगा। तो इसकी लेंथ अगर l होगी तो इसकी 4l होगी, ताकि 4al वॉल्यूम सेम रहे, डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे मास सेम रहेगा। अब आप आराम से रेजिस्टेंस कंपेयर कर लो। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस ऑफ बी, कैरेक्टर्स रखो, रो सेम होगा, कट जाएगा, लिख देते हैं फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए, रो सेम। लेंथ कितनी बेटा l, एरिया 4a। नीचे लेंथ कितनी बेटा 4l, एरिया a। रो एल ए, रो एल ए, सब खत्म बेटा। यहाँ देखो 4 4 जा 16। सो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/4 4 जा 16। आंसर संख्या चौथा, 32वें का चौथा सवाल। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज ऑन इट्स सरफेस। चार्ज को सरफेस पे दिया गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना बेटा विद इन द स्फीयर एट डिस्टेंस r बराबर r/3। सुनो बेटा, अगर हमारे पास कोई मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक स्फीयर है, इसको जो भी चार्ज देंगे आप, वो चार्ज इसकी सरफेस पर रह जाएगा। इनसाइड देयर विल बी नो चार्ज, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अंदर Q बराबर 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। जहां फील्ड 0 वहां पोटेंशियल कितना बेटा कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही इनसाइड किसी पॉइंट पर होगा। सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा K टाइम्स ऑफ Q/R। ऑलराइट, तो जो पोटेंशियल यहाँ वही सेंटर तक, तो r/3 पर भी वही पोटेंशियल होगा। सो K/Q/R मींस 1/4 Q/R, जहां R सरफेस तक की रेडियस है बेटा। मैंने कहा ना, सारे चार्ज को सेंटर पर मान लो और कैपिटल R डिस्टेंस यानी सरकमफेरेंस पर, सरफेस पर निकाल लो पोटेंशियल। यही पोटेंशियल यूनिफॉर्मली अंदर मेंटेन रहेगा।
सो के क्यू बाई आर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल संख्या 33 का तीसरा, 34 नंबर सवाल, 34 नंबर सवाल देखिए कि एडजॉइनिंग फिगर में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 60 वोल्ट। एक्स और वाई यहां 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड एन कितना होगा? अच्छा देखो जरा, अगर ये 60 वोल्ट है, इस कॉम्बिनेशन में ये तीनों कैसे? सो 1/2, ये सारे सीरीज में है, इसके साथ ये वाला पैरेलल है। ऑलराइट, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि बेटा अगर इसके क्रॉस 60 है तो इसके क्रॉस भी 60 होगा, क्योंकि है तो ये भी पैरेलल। ये 60, ये 60, तो ये 60, और ये 60 तो यहाँ पूरा 60। तो इसे मान ले बेटा आप x जैसा, इसे मान ले आप y जैसा। ऑलराइट, अब देखो, आओ x से चलो। अच्छा एक बात और, सीरीज में तो सब में चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम, तो इसका वोल्टेज कंट्रीब्यूशन कितना होगा? Q/2C। इसका वोल्टेज कंट्रीब्यूशन Q/C, इसका वोल्टेज कंट्रीब्यूशन Q/2C, और सारे वोल्टेज का सम 60 के बराबर। सो पहले कैपेसिटर का Q/2C, दूसरे कैपेसिटर का बेटा Q/C, और तीसरे कैपेसिटर का Q/2C, सब मिलाकर के 60। Q/2C, Q/2C, Q/C, और Q/C, Q/C, Q/2, Q/C, दो से काटोगे बेटा 30 आएगा। एंड Q/C, Q बराबर CV, तो Q/C बराबर V बराबर 30 वोल्ट। तो Q/C इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, 30 वोल्ट के बराबर आएगा। ऑलराइट, सो 30 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। और भी अप्रोच हो सकती है, किरचॉफ की अप्रोच से हम गए थे। चौथा नंबर, 34 का चौथा नंबर, 35 नंबर, 35 नंबर। Capacity energy stored in a parallel plate condenser when air between the plates is C0 and W0। ठीक है, मतलब कैपेसिटी C0 है और एनर्जी स्टोर्ड इज W0। फिर अगर एयर को डाइलेक्ट्रिक 5 से रिप्लेस कर दिया जाए तो नई कैपेसिटी और नया लेवल ऑफ एनर्जी। तो बच्चों अगर कैपेसिटर की प्लेट को अगर कैपेसिटर की प्लेट को के से रिप्लेस कर दोगे तो कैपेसिटी के सी टाइम के एप्सिलॉन नॉट ए, पहले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी थी, अब के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगी, और एनर्जी लेवल बच्चों यू बाई के हो जाएगी। के की जगह 5 रखो, सो 5C एंड यू W0 बाई 5। सो आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 35 का सेकंड पार्ट बेटा। 36 नंबर यहां से चालू हो गया आपका सेक्शन बी। 36 नंबर देखिए बेटा, 36 नंबर बढ़िया सवाल। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा प्लेसिंग थिन शीट ऑफ माइका ऑफ दिस थिकनेस, इंटरफेरेंस ऑफ वाईडी ऐसी यंग डबल स्लिट में दोनों स्लिट में से एक स्लिट के सामने आपने थिन माइका की शीट ऑफ टी थिकनेस एंड सर्टेन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दी। अब देखिएगा पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, कहता है सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट इक्वल टू द फ्रिंज विड्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माइका बताइए, अगर ये इतना है तो पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न यहां से ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गया। तो बच्चों शिफ्ट का फार्मूला अगर आपको याद हो तो शिफ्ट होता है μ-1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये फ्रिंज विड्थ के बराबर है, इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ इज बीटा, बीटा बराबर डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। डी से डी खत्म, डी से डी खत्म। तो यहां से रिजल्ट क्या है बेटा, आओ रिजल्ट क्या आया, μ-1 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ माइका बराबर लैम्डा। म्यू पता करना है -1, एक कांस्टेंट नंबर, टी फॉर थिकनेस इस 12 इंटू 10 की पावर -5। मामला सेंटीमीटर में है, 10 की पावर -2 और मल्टीप्लाई करो ताकि मीटर बन जाए। इज इक्वल टू वेवलेंथ यूज, और इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की गई वेवलेंथ की वैल्यू 600 नैनो, मतलब 10 की पावर ऑफ -9 मीटर। दो जीरो हटा दो, 10 की पावर 7, 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7 कैंसिल, तो बचेगा बेटा म्यू -1 इंटू 12 बराबर 6। सो μ-1 बराबर 6/12 मतलब 1/2। 1 को ट्रांसफर करोगे तो μ-1 बराबर 1/2। सो म्यू बराबर 1 + 1/2 दैट मीन्स 3/2। 3/2 मतलब 1.5। 36 का पहला, 36 का पहला
देख लीजिए बच्चों, वैसे सही है कैलकुलेशन। 37 नंबर सवाल, idea of secondary wavelet was proposed. Idea of secondary wavelet for the propagation of light wave was first proposed by Huygens. Huygens ने ही वेवलेट्स में से वेवलेट, प्राइमरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, इन सब का प्रिंसिपल दिया था वेवफ्रंट वगैरह का। 37 का सेकंड पार्ट। 38 नंबर सवाल, दो कोहेरेंट सोर्स हैं, दो कोहेरेंट सोर्स है बेटा, दो कोहेरेंट सोर्स हैं, उनकी इंटेंसिटी सेम है आई नॉट, और किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं जहां उनके बीच फेज डिफरेंस इतना है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको पता होगा, पहले की इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस ऑफ फाई, फाई की जगह 2π/3 और 2π/3 रिफर्स टू द 120 एंड वन इंटरेस्टिंग फिनोमेना की cos 120 बराबर माइनस ऑफ 1/2, सो हियर विद माइनस साइन 1/2, 2 से 2 खत्म, रूट आई मिलके आई विद माइनस साइन, तो बच्चों I2I और माइनस टाइम्स ऑफ I0, 2I में से I चला गया, आंसर I0। धन्यवाद। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 38वें का पहला। एक और तरीका बच्चों, आप जा सकते हैं, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बराबर सेंट्रल पॉइंट की इंटेंसिटी का cos स्क्वायर 5/2, 2π/3 का आधा π/3, तभी आंसर आ जाएगा बेटा। 39 नंबर सवाल कह रहा एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है हाई पोटेंशियल रीजन V2 फ्रॉम लोअर पोटेंशियल रीजन। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से, ऐसे याद रखो, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ स्पॉन्टेनियसली जाता है, क्योंकि फील्ड हमेशा हाई से लो काम करती है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि फील्ड काम करती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, या फील्ड के डायरेक्शन पर जाने पर पोटेंशियल घटता है, दोनों बातें सेम है। तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एक्सेलरेट होकर रफ्तार बढ़ेगी। अच्छा, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जैसा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑटोमेटिकली लो से हाई जाएगा, फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, रफ्तार बढ़ेगी। तो आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल रीजन में आया, कहां से आया, लो पोटेंशियल से आया, तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई आ रहा, फील्ड के अपोजिट जा रहा, फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, रफ्तार बढ़ेगी। सो इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, डेफिनेटली इंक्रीज। 39 का पहला। 40 बढ़िया सवाल। 40 नंबर सवाल कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूजेस मोनोक्रोमेटिक सोर्स, द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बिकम ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। बहुत बढ़िया सवाल। 40 नंबर। तो बच्चों प्रैक्टिकली देखा गया कि यंग्स डबल स्लिट में जो फ्रिंजेस बनती हैं उनका एक्चुअल पैटर्न कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ हो जाए। अब इसमें होगा क्या, ये हाइपरबोलिक शेप बनेगा। हाइपरबोलिक मतलब क्या हो गया कि हाइपरबोलिक मतलब ऐसा, आप इसका एनसीईआरटी में चाहे तो फोटो देखिएगा, ऐसे ही फोटो आता है। तो सेंटर फ्रिंज केवल स्ट्रेट लाइन की, लेकिन रेस्ट ऑफ द फ्रिंज शेप जो ओवरऑल होगा उसे हम हाइपरबोलिक कहेंगे बेटा। सो 40 नंबर ऑप्शन संख्या 3 इज करेक्ट। 41 नंबर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बच्चों एक्सरे, लाइट वेव, कॉस्मिक साउंड, नो, बस यही नहीं है। एक मिनट, विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनमें से कौन कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो देखिए बेटा, विच आर द फॉलोइंग इज एक ही होगा इसका मतलब बच्चों। तो एक्सरे, लाइट रे, ये तो है। कॉस्मिक साउंड, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं, मैटर वेव्स नो, बीटा साउंड नहीं, सब में साउंड है, ये तो गड़बड़ कर रहा। हालांकि इनमें से कोई है भी नहीं बेटा। एक्सरे से अगर आपको ईएम सीरीज याद करनी तो गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये सब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज की वेव। सो 41 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया जिसमें हमको नियर साइटेडनेस कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस। 42 नंबर सेकेंड पार्ट, लॉन्ग साइटेडनेस, एक सर्टेन डिस्टेंस से अंदर का नहीं दिखाई देता हाइपरमेट्रोपिया के केस में। 43 नंबर बेटा, ई एंड बी अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ
मैग्नेटिक वेव इज सी बराबर ई क्रॉस बी बेटा, ई और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, ई क्रॉस बी। थर्ड ऑप्शन 43 का थर्ड। 44 कर आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज जीरो, नैंड गेट का आउटपुट जीरो आ रहा है, नैंड मतलब एंड प्लस नॉट, तो आउटपुट जीरो चाहिए, तो बेटा 1 1 का मल्टीप्लाई 1 और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो जीरो आएगा। ऑलराइट, तो बच्चों दोनों इनपुट 1 होने चाहिए। सो 44 का 44 1 बोथ, सॉरी नॉट 1, बोथ इनपुट शुड बी यूनिटी। नैंड मींस एंड का नॉट, एंड में 1 1 का इनटू करके उल्टा करोगे, नॉट मींस इनवर्स कर दोगे बेटा, इन्वर्ट कर दोगे तो जीरो आ जाएगा। 44 का थर्ड पार्ट। 45 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है और ग्लास का 5/3 है, तो कह रहा था क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट रे, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट रे, तो चाहे समझिए साइन आई सी बराबर 1 बाई म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, सो 1 बाई म्यू डेंसर मीन्स 4/3, सॉरी 5/3 विद रिस्पेक्ट टू 4/3, 5/3 विद रिस्पेक्ट टू 4/3, 3 से 3 खत्म, 4 ऊपर जाएगा, सो आई थिंक इट इज 4/5। सो आई सी बराबर साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 पहला ऑप्शन बेटा। ध्यान दीजिए साइन आई सी बराबर 1 बाई म्यू नहीं, मन की याद रखो 1 बाई म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तो इन दोनों में कौन डेंस है, जो ज्यादा वैल्यू वाला है, म्यू बड़ा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तो 5/3 बड़ा है 4/3 से, सो 5/3/4/3। 46 नंबर बेटा, चेंज इन ग्रेविटी एट हाइट h इज सेम एज डेप्थ x, तो बच्चों हाइट पे जाने पे जो कम हाइट पे इफेक्ट आता है g डैश बराबर g 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये हाइट का इफेक्ट है, और g डैश बराबर g 1 माइनस x अपॉन आर, ये डेप्थ का इफेक्ट है। सारे फैक्टर कंपेयर करोगे तो g के कंपेरेबल, 1 1 के कंपेरेबल, आर के कंपेरेबल, तो x बराबर 2h, x बराबर 2h, ऑप्शन संख्या 46 का तीसरा वाला, x बराबर 2h। 47 नंबर बेटा, correct diamagnetic material is a magnetic in magnetic diamagnetic material in magnetic field, तो diamagnetic ऐसा जो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा दूर भागता है, या ऐसा कह सकते हो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन से वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ भागता है, तो 47 ऑप्शन संख्या थर्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेगा, पैरा होगा तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करा, दो सिमिलर रॉड हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की हैं, ये मान लीजिए हमारे पास एक दो सिमिलर रॉड्स, उनको ज्वाइन किया गया, उनके थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट 2k और 3k है, 2:3 का मतलब 2k 3k है। कंपोजिट रॉड उनमें से कंपोजिट रॉड इज लैग्ड बिटवीन आइस मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, तो ये 0 पर, ये 100 पर, जंक्शन का टेम्परेचर मान लीजिए थीटा। अब जंक्शन टेम्परेचर पता करने के लिए आपको पता होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एक जैसा होगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहां कितना हो जाएगा, के ए डेल्टा थीटा, थीटा माइनस जी अपॉन एल बराबर यहां हो जाएगा बेटा के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, के ए बाई एल और के ए बाई एल खत्म होता हुआ, 2 थीटा बराबर 300 माइनस 3 थीटा, 3 थीटा इधर ले आओ, 3 to 5 थीटा बराबर 300, 5 से कट करो 5 60 टाइम, थीटा बराबर 60 डिग्री, जंक्शन का टेम्परेचर बेटा 60 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस, पहला ऑप्शन। 49 बड़ी सिंपल अप्रोच है बेटा कि दो सोर्स पी और क्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी इतने इतने की, एक लिसनर मूव फ्रॉम पी टू क्यू विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इज दिस मच, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय, तो बच्चों का डिफरेंशियल फॉर्म में देखोगे तो रिजल्ट आता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज सेम एज स्पीड ऑफ
ऑब्जर्वर और सोर्स विद रिस्पेक्ट टू मेन स्पीड या स्पीड ऑफ साउंड के कंपेरिजन। सो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितने का बेटा, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड, ये तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो पता करना, ये तो बीट्स सुनाई देगा, अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा। हाँ एक बात और कही इन्होंने, दो P और Q, two sources P and Q produces notes of frequency 660 Hz each. Listener move from P to Q with a speed of very poor speed 1 meter per second. Speed of sound is 330. Number of beats heard by listener per second. तो बच्चों पर सेकंड हर्ड बीट के लिए अगर जाओगे तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी दो सोर्स पी क्यू, चेंज इन फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट, चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल विल बी इक्वल टू म्यू बाय म्यू टाइम्स, अगर इसको, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड, रिलेटिव स्पीड डेवलप विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड, इट इज 330, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 660 अपॉन 330, एलिमिनेट करोगे बेटा 2 आ जाएगा। सो दोनों के लिए P और Q दोनों के लिए जो अपीयरेंस चेंज आएगा वो 2 का आएगा, तो 4 बीट सुनाई देंगी। सो ऑप्शन संख्या 49 नंबर ऑप्शन संख्या सेकंड के साथ जाएंगे बेटा। ऑलराइट, सॉल्यूशन में आपको एक और तरीका इंट किया गया, आप उससे भी जा सकते हैं बेटा। आखिरी सवाल कह रहा फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच लगने वाले फोर्स का रिजल्ट होता है, आप चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशियल फॉर्म लिख के F बराबर du/dr से भी निकाल सकते हो, या F बराबर रिजल्ट होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 पहले का डायपोल मोमेंट दूसरे का डायपोल मोमेंट अपॉन दोनों के बीच की सेपरेशन की फोर्थ पावर। सो आर की 4 पावर के साथ इनवर्सली वेरी करता है 50th का फर्स्ट पार्ट। ऑलराइट, तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चंस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 12th तारीख का टेस्ट। अच्छे मन से तैयारी कीजिए, जहां कहीं सोल्यूशन लैगिंग लगे एक बार सोल्यूशन मैच करके खुद से अटेम्प्ट करके देखिए बेटा। बाकी आप बहुत तैयार हैं, अपनी तैयारी पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छे मनोबल के साथ स्वस्थ मस्तिष्क के साथ अच्छी नींद लेते हुए बढ़िया से 12th वाला पेपर अटेम्प्ट करना। ऑल द वेरी बेस्ट।